दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी फॉर सिविल्स में। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की हम 1000 क्वेश्चन सीरीज़ डिस्कस कर रहे थे आपके साथ। ऑलरेडी 3 पार्ट डिस्कस कर लिए हमने, ये हमारा 4th पार्ट है। डिस्कस करते हैं आगे क्वेश्चंस। तो 76 क्वेश्चन है। 75 क्वेश्चंस ऑलरेडी अपडेट हो चुके हैं 3 पार्ट में, आप उसको जाकर देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन। इनमें से कौन सा प्रिंसली स्टेट्स था ब्रिटिश इंडिया का जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी? ऑप्शंस हैं हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, मैसूर, बड़ौदा। तो इसका जवाब है आपका हैदराबाद। हैदराबाद में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना ऑफर्ड ब्लैंक शीट्स ऑफ पेपर टू विच अमंग द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स टू राइट द टर्म्स टू ज्वाइन दैट ही वुड साइन। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने मतलब ब्लैंक चेक दिया था कि कौन कौन से मतलब प्रिंसली स्टेट्स को दिया था कि वो पाकिस्तान ज्वाइन कर ले। तो ऑप्शन देखिए, जोधपुर, जैसलमेर, दोनों को दिया था या किसी को भी नहीं दिया था? तो इसका सही जवाब है आपका दोनों को दिया था, जोधपुर और जैसलमेर। जोधपुर के बारे में आपको पता होगा, नॉर्मली सारी बुक्स में कवर किया जाता है। जैसलमेर के बारे में ज़्यादातर बुक्स में कवर नहीं किया गया है, तो जैसलमेर भी है, यह आपको ध्यान में रखना है। तो इनमें से मतलब ये तो चलो ठीक है, इनको दिया गया था ब्लैंक चेक, बट क्या इन्होंने ज्वाइन किया था? तो अगर आप प्रेजेंट इंडिया देख लोगे तो आपको उसी से पता चल जाएगा कि ये दोनों अभी भी इंडिया के पार्ट है, तो इन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन नहीं किया था। आगे चलते हैं। द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वॉज फाउंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन थे वो कौन से ईयर में फाउंड की गई थी? ऑप्शंस हैं 1880, 1882, 1885 या 1890। अब हमें पहले तो मतलब इनमें से एलिमिनेट करें तो हमें पता है ये प्री कांग्रेस एसोसिएशन थी, कांग्रेस के बनने से पहले ये एग्जिस्ट करती थी। तो 1890 तो नहीं होगा और 1885 भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस टाइम तो आपकी जो वो थी कांग्रेस, वो एग्जिस्टेंस में आ गई थी। बट एक चीज़ ये बोल सकते हैं कि 1885 में जो था, मैंने आपको मतलब एक हमारी स्पेक्ट्रम की सीरीज़ चल रही थी, आप उसमें जाकर देख सकते हो। 1885 में क्या हुआ था? आईएनसी का पहला सेशन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। तो मैंने आपको बताया था, इससे आप लर्न कर सकते हो कि 1885 में ही बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फॉर्म की गई थी, और 1885 में मतलब ये भी बॉम्बे में हुई थी और ये एसोसिएशन भी बॉम्बे की जो थी 1885 में ही बनी है। तो इसका जवाब है आपका 1885 में। फाउंडर कौन थे इनके? तो फिरोज शाह मेहता थे, के टी तिलांग थे और बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट साइमन कमीशन अराइव्ड इन बॉम्बे। साइमन कमीशन बॉम्बे में कौन से डेट पर अराइव करते हैं? 15 जनवरी 1927, 25 दिसंबर 1927, 3 फरवरी 1928 या 13 मार्च 1928। बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, पर इसमें से दो चीज़ें आप एलिमिनेट कर सकते हो। क्वेश्चन पूछ रहा है अराइव कब किया गया था। हमें ये पता है 1927 में अपॉइंट किया गया था, तो इंडिया में नहीं आया था। ये दोनों एलिमिनेट हो गए। अब बचे दो, 50-50% है। तो इसका जवाब है आपका 3 फरवरी 1928, ये सही है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर नेहरू रिपोर्ट वॉज रिलीज्ड। नेहरू रिपोर्ट कौन से साल में रिलीज़ की गई है? 1917, 1926, 1928, 1929। अभी हमने जैसे डिस्कस किया था, साइमन कमीशन आया था, उसके बाद एक लॉर्ड बर्किनहेड ने एक चैलेंज प्रपोज किया था इंडियंस के लिए कि आप अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मतलब बनाकर प्रेजेंट करें। तो इसी के लिए नेहरू रिपोर्ट प्रेजेंट की गई थी। तो ये हमें पता है फिर तो 1928 के बाद ही होगा। तो 1917 नहीं होगा, 1926 नहीं होगा, 1928 और 1929। 28 में तो अराइव ही किए थे, तो 1928 में तो नहीं बनी होगी। तो सही जवाब है 1928 ही है। ठीक है, इसने क्या बोला था? डोमिनियन स्टेटस की बात की थी, ये आपको ध्यान में रखना है। 19 मतलब जो नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में, इसने डोमिनियन स्टेटस की बात की है। मतलब जो फुल इंडिपेंडेंस की बात इसमें भी नहीं की गई है। इसके वजह से हमने देखा था कि दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गए थे। कुछ ग्रुप्स थे जैसे सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, वो थोड़े खफा हो गए थे मतलब आईएनसी से, क्योंकि वो चाहते थे मतलब फुल इंडिपेंडेंस अचीव की जाने की डिमांड होनी चाहिए। बट नेहरू रिपोर्ट ने डोमिनियन स्टेटस की बात की थी।
ये अगर इसकी बात करें हेड कौन किसने किया था नेहरू रिपोर्ट को, तो मोतीलाल नेहरू थे हमारे, इसीलिए नेहरू रिपोर्ट नाम पड़ा इसका। जवाहरलाल नेहरू नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये मोतीलाल नेहरू है। आगे बढ़ते हैं। ऑन विच डेट फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज इनाग्रेटेड इन लंडन। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कौन से डेट पर इनाग्रेट की गई थी? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जितनी भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई हैं वो लंदन में ही हुई है, इंडिया में एक भी नहीं हुई है। ऑप्शंस देखिए, 15 जुलाई 1930, 17 जुलाई 1930, 10 अक्टूबर 1930 या 12 नवंबर 1930। सारे 1930 है, तो 1930 में तो हुई है। अब मंथ याद होना चाहिए, डेट नहीं भी पता है तो ठीक है। तो इसका जवाब है आपका 12 नवंबर 1930। और ये आपका जो साइमन कमीशन की हमने बात की, अभी तक हम बात कर रहे थे, साइमन कमीशन ने रिकमेंड की थी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। उनके ही रिकमेंडेशन पे 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930 से 1932 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु पब्लिश द न्यूज़पेपर द लीडर। द लीडर न्यूज़पेपर जो है वो किसने पब्लिश किया है? ऑप्शंस है आशुतोष मुखर्जी, मदन मोहन मालवीय जी, बाल गंगाधर तिलक या पंडित सोहनलाल पाठक। इजी क्वेश्चन है वैसे तो इसका जवाब है आपका मदन मोहन मालवीय जी। ठीक है, अच्छा ये बताइए आप, ये कैसे लीडर थे? ये मॉडरेट थे या एक्सट्रीमिस्ट थे? मुझे लगता है आप सभी को पता होगा, तो ये मॉडरेट थे। एक्सट्रीमिस्ट तो हमने देखा है ना, बाल गंगाधर तिलक हैं, फिर लाला लाजपत राय हैं, ये हैं, तो ये आपके मॉडरेट्स थे। इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी फाउंड की थी 1916 में, और इनके साथ एक और नाम भी जुड़ा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। किसका है? एनी बेसेंट का आप जानते हो, किससे एसोसिएटेड है? होम रूल लीग से है। ठीक है, इनका भी नाम एसोसिएटेड है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमन इन द ब्रिटिश एम्पायर टू रिसीव अ BA डिग्री। इनमें से कौन सी पहली इंडियन वुमेन थी ब्रिटिश एम्पायर में जिसको BA डिग्री प्राप्त हुई थी? ऑप्शन देखिए, विद्याबेन शाह, रेणुका रे, रामादेवी चौधरी या कदम्बनी गांगुली। तो इसका जवाब है आपका कदम्बनी गांगुली। इन्होंने INC को भी एक बार एड्रेस किया था, कौन सी ईयर में किया है? 1990 में किया है। अच्छा, ये पहली वुमेन थी जिनको BA डिग्री मिली थी, तो क्या ये एकमात्र लेडी थी? नहीं, ऐसा नहीं था, एक और थी, चंद्रमुखी बासु। तो आपको ध्यान रखना है, ये अकेली नहीं थी, इनके साथ चंद्रमुखी बासु भी थी। ये फर्स्ट लेडी डॉक्टर खाली ये नहीं थी, कुछ ग्रुप्स ऑफ वो थी, वुमेन थी जो कि लेडी डॉक्टर्स बनी थी, उनमें से एक इनका भी नाम था। और ये बंगाल की पहली डॉक्टर थी और पहली वुमेन डेलीगेट टू एड्रेस दी INC। मैंने आपको बता दिया 1919 में एड्रेस किया, 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। कुछ आपके पास स्टेटमेंट से ही पूछ रहा है कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने परस्यू की है उनमें से कौन सी सही हैं। प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटेन, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट या प्रमोट करने के लिए, इंडियंस के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट या प्रमोट करने के लिए, इंडियन इकोनॉमी को एक डेवलपिंग इकोनॉमी में प्रमोट करने के लिए या बनाने के लिए, या नन ऑफ दी अबव। अब आपको पता है कि डेवलपमेंट की तो बात कहीं से नहीं होगी, ये नहीं होगा। इंडियंस के इंटरेस्ट को क्यों ही ये लोग प्रमोट करते, ये भी नहीं होगा। तो सही जवाब है ब्रिटेन के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आज़ाद हिंद बैंक वॉज इनाग्रेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस नहीं होगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर है। ठीक है, ये आप करेक्ट कर लेना। कौन से साल में इनाग्रेट किया गया था? ऑप्शन देखिए, 1941, 1942, 1944 या 1946। आज़ाद हिंद गवर्नमेंट आपको पता ही होगा किससे एसोसिएटेड है, ये आपके सुभाष चंद्र बोस जी से एसोसिएटेड है। हेडक्वार्टर्स कहाँ था इसका, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसका जवाब है 1944 में। ठीक है, इनाग्रेट कहाँ हुआ था? रंगून में। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन पीपल। इनमें से कौन सा मैग्ना कार्टा कंसिडर किया जाता है इंडियन पीपल का? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इल्बर्ट बिल, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 या क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन।
कौन सा था? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन पीपल। ठीक है, तो इसका जवाब है आपका क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन। कब आया था? 1858 में। उस टाइम हमारे वाइसरॉय कौन थे? कर्जन थे। सॉरी, इट्स नॉट कर्जन, ये आपके थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ये हमारे कौन थे? पहले क्या थे? पहले वाइसरॉय भी थे, जो कि मतलब 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसी से ये नई उपाधि इनको दी गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वे डिड द अर्ली नेशनलिस्ट अंडरमाइन द मॉरल फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल विद ग्रेट सक्सेस। जो अर्ली नेशनलिस्ट थे कौन थे? पहले तो मॉडरेट्स थे। इन्होंने कैसे जो ब्रिटिश रूल को अंडरमाइन किया था, किस तरीके से? बाय देयर एजिटेशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए एजिटेट करके, एडवोकेटिंग ओपन रिवोल्ट किया था कि इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, या बाय सीकिंग फॉरेन हेल्प अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में फॉरेन हेल्प मांगी थी इन्होंने, या इंडियंस जो कि बाहर रह रहे थे, इंडिया से बाहर, उनके सपोर्ट मांगी थी इन्होंने। तो इसका जवाब है आपका एजिटेशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। हमें पता है कि जो मॉडरेट्स थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में रहकर ही अपना काम करना चाहते थे। वो मतलब कोई भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका नहीं अपनाना चाहते थे। ये मतलब क्योंकि ये सोचते थे कि जो ब्रिटिश रूल है वो इंडिया के फेवर में ही है, क्योंकि अगर ब्रिटिशर्स रहेंगे तो इंडिया को कुछ डेवलपमेंट ही होगा, इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर ही रिफॉर्म्स चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपको इसमें से बताना है कि कौन कौन से जो अर्ली फेसेस में आईएनसी के एम्स थे। ठीक है, जो आईएनसी बनी थी स्टार्टिंग में, कब बनी है? 1885 में। तो स्टार्टिंग में उनका क्या एम्स थे देखते हैं। इराडिकेशन ऑफ ऑल पॉसिबल रेस, क्रीड और प्रोविंशियल प्रेजुडाइसेस अमंग ऑल लवर्स ऑफ इंडिया। इनको एलिमिनेट करने थे जो भी मतलब प्रेजुडाइसेस थे रेस, क्रीड या प्रोविंशियल बेसिस पर। प्रमोशन ऑफ पर्सनल इंटीमेसी अमंग ऑल द अर्नेस्ट वर्कर्स इन द कॉज ऑफ इंडिया। मतलब जितने भी वर्कर्स हैं जो इंडिया की कॉज के लिए काम कर रहे हैं, उनके बीच में एक अच्छा सा कनेक्शन होना चाहिए। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉपुलर डिमांड, मतलब सारी जो मास डिमांड्स है उसको फॉर्मुलेट करके ब्रिटिशर्स के आगे पेश करना। या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ वायलेंट स्ट्रगल फॉर द पॉलिटिकल इमेंसिपेशन ऑफ इंडिया। ये ऑप्शन है आपके, देखिए कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसका जवाब है आपका 1, 2 और 3। वायलेंट स्ट्रगल की तो इन्होंने बात ही नहीं की थी, क्योंकि मैंने अभी बताया था ये कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर ही मतलब चाहते थे कि हम ब्रिटिशर से डील करें, इसीलिए वायलेंट स्ट्रगल की कोई बात नहीं थी, और बाकी तीनों सही हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाय एनी बेसेंट। इनमें से कौन सा न्यूज़पेपर एनी बेसेंट जी ने स्टार्ट किया है? ऑप्शन है द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू इंडिया। वैसे तो इजी क्वेश्चन है, तो इसका जवाब है आपका न्यू इंडिया। एक यंग इंडिया नाम से भी न्यूज़पेपर था। ठीक है, ये बताइए ये किसने स्टार्ट किया है, क्या आपको पता है? तो ये आपका गांधी जी ने स्टार्ट किया है यंग इंडिया। और न्यू इंडिया किसने किया है? एनी बेसेंट जी ने किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द रियल फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इनमें से कौन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रियल फाउंडर थे? ऑप्शंस है नवाब सलीमुल्लाह, सैयद अहमद खान, अबुल कलाम आज़ाद या मोहम्मद अली जिन्ना। कौन से होंगे? इजी क्वेश्चन है, तो इसका जवाब है आपका सैयद अहमद खान जी ने, मतलब इनको बोला जाता है रियल फाउंडर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, अबाउट द एक्ट ऑफ 1919, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, इसके कंटेक्स्ट में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन से इनकरेक्ट है। ब्रिटिश इंडिया मस्ट बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वुड बी रियलाइज्ड ओनली बाय प्रोग्रेसिव स्टेजेस। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हम कैसे रियलाइज़ कर सकते हैं? मतलब प्रोग्रेसिव, ऐसा नहीं कि एकदम से आपको मतलब हम इंडिपेंडेंस दे दे, मतलब एक स्टेजेस में आगे प्रोसीड किया जाएगा। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वेर क्लासिफाइड इनटू रिजर्व सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। ठीक है, और द सैलरी ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज ड्रॉन आउट ऑफ द रेवेन्यूज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट थी, कब बनाई थी ये? पहले तो 1858 के एक्ट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से बनी है। ठीक है, इसकी जो सैलरी थी ये बोल रहा था कि इंडियन गवर्नमेंट पे करेगी। कौन सा इनकरेक्ट है?
तो इसका जवाब है आपका ये लास्ट वाला इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ही ऐसा बोला गया था कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सैलरी है वो अब से ब्रिटिश की सरकार देगी, ना कि इंडिया की सरकार देगी। ये पहले से तो इंडिया की सरकार ही दे रही थी, बट जो हमने देखा था कि नेहरू रिपोर्ट में भी ऐसा बोला गया था कि मतलब इन्होंने डिमांड की थी लखनऊ पैक्ट में, सॉरी नॉट नेहरू रिपोर्ट, जो 1916 का लखनऊ पैक्ट हुआ था उसमें एक ये भी डिमांड थी इनकी कि जो भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सैलरी है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट पे करे, क्योंकि ये जो बंदा था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये इंडिया में नहीं रहता था। इसीलिए अगर इंडिया इसको सैलरी पे कर रही है तो मतलब जो बंदा इंडिया में नहीं रह रहा है उसकी सैलरी हम क्यों पे करें। तो ये फाइनली एक्सेप्ट कर लिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में, और इसकी सैलरी अब ब्रिटिश सरकार देगी 1919 के बाद। तो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इंस्पायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द होम रूल लीग, मतलब कौन सा ऐसा इवेंट था जिसने होम रूल लीग जो बनी थी उसको बनाने का इंस्पिरेशन दिया था। ऑप्शन है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जस्ट आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म, मतलब बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सॉरी मतलब उसके स्टार्ट होने से पहले, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हो गया था, या आफ्टर द पासिंग ऑफ एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। तो कौन सा इवेंट था ऐसा? तो ये आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसने इंस्पायर किया था होम रूल लीग। इससे कौन एसोसिएटेड है? दो नाम है आपकी इससे, एक तो एसोसिएटेड है एनी बेसेंट और एक आपके हैं तिलक। ठीक है, आगे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनमें से कौन एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे? सीधा सा सवाल है। ऑप्शन देखिए, लोकमान्य तिलक, अरबिंदो घोष, लाला लाजपत राय, ए.ओ. ह्यूम। ईजी है। तो इसका जवाब है आपका ए.ओ. ह्यूम। ये कौन थे? ये तो मतलब आपको पता है ब्रिटिशर ही थे। इनका बहुत बड़ा रोल है किसको? आईएनसी के फॉर्मेशन में। सेफ्टी वेल्व की थ्योरी आपको पता होगी, तो इनका रोल था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। 1919 का मतलब कुछ प्रोविजन है, इसमें से पूछा कौन सा प्रोविजन था इनमें से। ट्रांसफर ऑफ पावर टू द इंडियंस, एनलार्जमेंट ऑफ वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, रीमॉडलिंग ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर, या डूइंग अवे विद द डिस्टिंक्शन बिटवीन रेगुलेशन एंड नॉन रेगुलेशन प्रोविंसेस। सोचिए क्या था इसका जवाब? तो इसका जवाब है आपका ट्रांसफ़र ऑफ पावर टू द इंडियंस। ठीक है, आगे मूव करते हैं। व्हेन वाज द फेमस रेजोल्यूशन ऑन नॉन कॉपरेशन अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ महात्मा गांधी वाज अडॉप्टेड इन अ स्पेशल सेशन ऑफ द कांग्रेस हेल्ड इन कैलकाटा। जो नॉन कॉपरेशन का रेजोल्यूशन था ये पूछ रहा है कि कौन से मतलब डेट पर पास हुआ था, कौन से मंथ में, कहाँ पास हुआ था? ये तो कैलकाटा वाले सेशन में हुआ था। इंडोर्स कहाँ हुआ था? तो ये तो देखो पास हुआ है। इंडोर्स की बात करें तो नागपुर सेशन में हुआ है। अच्छा, ये नागपुर सेशन कब हुआ है? ये भी आपका 1920 में हुआ है। तो 1920 में 2 सेशन हुए थे, एक कैलकाटा में हुआ है और एक नागपुर में हुआ है। तो चलिए कैलकाटा सेशन के बारे में बताइए। ये देखो जो कैलकाटा में हुआ है वो स्पेशल सेशन है। तो बताइए क्या जवाब होगा? सितंबर 1920, दिसंबर 1922, अक्टूबर 1924 या नवंबर 1925? तो इसका जवाब है आपका सितंबर 1920। ये आपको ध्यान रखना है। 2 सेशन हुए 1920 में, एक तो कैलकाटा में हुआ है और एक नागपुर में हुआ है। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि यहाँ पर बोला गया था नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड जो थे ये अडॉप्ट करने की बात की गई थी इस सेशन में, जिसकी वजह से कुछ लीडर्स जैसे आपके सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जो थे वो एलिनेट हो गए थे आईएनसी से, और वो मतलब वहाँ से निकल के बहुत पैसिव रोल प्ले करने लग गए थे आईएनसी में, नेशनल मूवमेंट में। तो मूव करते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर ऑर्गेनाइज द स्वराज्य पार्टी। कौन से लीडर ने स्वराज्य पार्टी ऑर्गेनाइज की है? लाला लाजपत राय एंड फिरोज शाह मेहता, सरोजनी नायडू एंड एनी बेसेंट, सी.आर. दास एंड मोतीलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी एंड सी.वाई. चिंतामणि। तो इसका जवाब है आपका सी.आर. दास एंड मोतीलाल नेहरू। ठीक है, कब बनी थी ये स्वराज्य पार्टी? इसको उस नाम से भी जानते हैं, किससे? कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये पार्टी का नाम आ जाए तो ये भी स्वराज्य पार्टी का ही नाम था, और ये बनी है आपके 1922 में। ठीक है, क्यों बनी थी? एनसीएम पता है आपको, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट।
चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद इसको बंद कर दिया गया था गांधी जी के द्वारा। इसके बाद ही ये चाहते थे कि हम मतलब काउंसिल्स में पार्टिसिपेट करें और इसीलिए इन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली थी। आगे बढ़ते हैं। वाई वॉज द खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड? खिलाफत मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया था? टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू इजिप्ट, अरेबिया, पर्शिया या टर्की। मतलब किन के साथ इनजस्टिस हुआ था? इजिप्ट के साथ हुआ था, अरेबिया के साथ, पर्शिया के साथ या टर्की के साथ? तो इसका जवाब है आपका टर्की के साथ हुआ था। ओटोमन अम्पायर, ठीक है, मतलब मुस्लिम लीडर्स का एक वर्ल्ड था, कौन खलीफा थे वो हेड कर रहे थे, बट टर्की ने पार्टिसिपेट किया था वर्ल्ड वॉर 1 में। इनको कुछ प्रॉमिस किया गया था, वो प्रॉमिस ऑब्लाइज नहीं की गई थी और खलीफा को रिमूव कर दिया था, जिसकी वजह से इंडिया में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। ठीक है, आगे मूव करते हैं। वेयर डिड गांधी जी फॉर्म द सत्याग्रह सभा? सत्याग्रह सभा गांधी जी ने कहाँ फॉर्म की थी? ऑप्शन से बॉम्बे, कैलकाटा, पूना, नागपुर। इजी है, तो जवाब है इसका बॉम्बे। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन से, मतलब ये कुछ मैचेस दिए हैं, कौन सा इनकरेक्ट है? भगत सिंह मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस से एसोसिएटेड थे क्या? राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस से थे? चंद्रशेखर आज़ाद न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी से थे? सूर्य सेन चित्तगोंग आर्मरी रेड से एसोसिएटेड थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे तो इसका जवाब है आपका चंद्रशेखर आज़ाद न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी से एसोसिएटेड नहीं थे। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है तो एक बार अपनी बुक खोलकर ज़रूर पढ़ें इनके बारे में। ऐसे बहुत बार मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इनके बारे में बहुत डिटेल में पता होना चाहिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वॉज द रीज़न फॉर द सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों सस्पेंड कर दिया था? अब मुझे लगता है बिना ऑप्शन देके हम बता सकते हैं कि आंसर होगा चौरी चौरा इंसिडेंट, इसका जवाब है। ठीक है, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है, सबको पता होता है। कब हुआ था ये? 1922। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राई लीडर्स रेफर टू एज लाल बाल पाल? लाल बाल पाल किसको बोला जाता है? लाल से क्या होगा? लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से क्या हो जाएगा? बिपिन चंद्र पाल। तो कहाँ दिख रहे हैं हमें ये नाम? पहले ऑप्शन में दिख रहे हैं, तो यही है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। ये कौन थे? एक्सट्रीमिस्ट थे या मॉडरेट्स थे? तो ये आपके एक्सट्रीमिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट एंडेड द हिस्टोरिक फास्ट ऑफ गांधी? कौन से इंसिडेंट ने जो गांधी ने फास्ट अंडरटेक किया था इसको एंड किया था? पूना पैक्ट, इश्यू ऑफ वाइट पेपर, गांधी इरविन पैक्ट या अराइवल ऑफ साइमन कमीशन? पहले तो आपको पता होना चाहिए फास्ट क्यों रखा था इन्होंने और किससे एंड किया था, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जवाब है इसका पूना पैक्ट। ये किसकी वजह से किया था इन्होंने? मैकडोनाल्ड अवार्ड पता होगा आपको, कब आया था ये? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद आया था, जिसमें आईएनसी ने पार्टिसिपेट किया है। तो ये किसके बारे में बात कर रहा था कि जो मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट किसको दी जानी चाहिए? डिप्रेस्ड क्लासेस की, डिप्रेस्ड क्लासेस को। बस गांधी जी इनके अगेंस्ट थे, इसीलिए इन्होंने फास्ट किया था और फाइनली बाद में ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट वाली जो चीज़ थी ये रिमूव कर दी गई थी और इस पूना पैक्ट के द्वारा। और ये मतलब गांधी जी और किनके बीच में साइन होता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर और गांधी जी साइन करते हैं। आगे मूव करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स हैं, देखिए। इट फेवर्ड डोमिनियन स्टेटस, हाँ ये तो था। इट फेवर्ड अ फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम की बात की थी क्या इसने? इट रिजेक्टेड द सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, इसने रिजेक्ट किया था कम्युनल इलेक्टोरेट को। या इट वॉज अगेंस्ट द सेटिंग अप ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट की तो बात तो कहीं नहीं हुई थी नेहरू रिपोर्ट में, कहीं बोला ही नहीं था इसने, तो ये तो नहीं होगा। अब ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। 3 ऑप्शंस हैं 1 एंड 3। इट फेवर्ड अ फेडरल सिस्टम। अब आपको पता है 1 एंड 3 तो करेक्ट है, 2 देखो 2 करेक्ट है कि नहीं है? इट फेवर्ड अ फेडरल सिस्टम, तो हाँ फेडरल सिस्टम की तो बात की थी इन्होंने कि फेडरल सिस्टम होना चाहिए इंडिया में, तो सही है आपका 1, 2 एंड 3 ये करेक्ट है। तो आज हम यहीं एंड करते हैं, ये हमारा पार्ट 4 था। ऑलरेडी हमारे पॉलिटी के और
ज्योग्राफी के भी 1000 MCQ की सीरीज़ चल रही है, मैप सीरीज़ चल रही है, आप एक बार जाकर देख सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें स्टडी फॉर सिविल्स को। धन्यवाद।